नमस्कार, रीटनॉ स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मुन्नेगिरी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला। चूंकि नया साल है तो नए साल में कहीं ना कहीं विनी हम लोग कुछ खास चर्चा करने वाले हैं। चर्चा उन बड़े खबरों के बारे में करने वाले हैं जिनका 2024 में असर देखने को मिलेगा। 24 के 24 ट्रिगर्स में हमने देखा था कि 2023 में जो है कई बड़े ट्रिगर्स थे जिसका कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर असर देखने को मिला, चाहे वो इजरायल और हमास का युद्ध हो या पॉलिसी हो या फेड की पॉलिसी हो या आरबीआई की पॉलिसी, तमाम चीज़ें हमने देखी, ट्रिगर्स बनते हुए देखे, बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी। लेकिन अगले साल भी कई बड़े ट्रिगर्स हैं जिसका सीधे तौर पे बाजार मेरे को तो यही लग रहा है कि बाजार में तेजी चलते रहेगी कि नहीं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में भी यही काफी सारे ट्रिगर्स। बिल्कुल, और जो ट्रिगर्स आप बताने वाले या जो ट्रिगर्स हम बताने वाले हैं उनका सीधे तौर पे कहीं ना कहीं बाजार पे असर देखने को मिलेगा, इकोनॉमी पे असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगले साल एक ऐसा ट्रिगर्स है जो 5 साल में एक बार आता है और उसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और वही आज का हमारा सबसे पहला ट्रिगर्स है। 24 ट्रिगर्स में से जिस पहले ट्रिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है अगले साल का लोकसभा चुनाव। अप्रैल से मई के बीच में जो है लोकसभा का चुनाव होगा और कहीं ना कहीं इस चुनाव का असर देश की दिशा और दशा पे होने वाला, असर इकोनॉमी पे भी होगा, असर बाजार पे भी देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि वापस से मोदी सरकार की हैट्रिक बनती हुई दिखेगी। अगर ऐसा नहीं होता है विनी तो हो सकता है कि बाजार पे इसका थोड़ा नेगेटिव असर देखने को मिला। बिल्कुल, और काफी गेस्ट से जो टाइम बात भी की थी तो उन्होंने भी बताया था कि पॉसिबिलिटी है तो कि हैट्रिक ही हो जाएगी मोदी जी के। विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा था बाजार में बड़ी रैली भी देखने को मिली और ये होपफुल है कि रहेगी रैली, बिकॉज ये मोमेंटम और स्टेबिलिटी रहती है तो उसकी वजह से बिल्कुल पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए। और दूसरा जो फैक्टर आता है इलेक्शन के बाद है वो है इंटरिम बजट और फाइनल बजट। 2 बजट हो गए, ज्यादा काम होगा, ज्यादा 2 बार देखना पड़ेगा। पर अगर देखें तो बजट 2 टाइम होगा 2024 में, उसमें एक तो पॉपुलस बजट होगा क्योंकि इलेक्शंस है तो मे भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर्स आ सकते हैं, मे भी ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो या ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी क्योंकि स्टेबिलिटी बजट में भी काफ़ी सारे लोग, HNIs भी काफ़ी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेबिलिटी रहती है तो काफ़ी अच्छा होता है मार्केट्स के लिए भी। तो होपफुल है कि स्टेबिलिटी रहेगी, यही एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी बार आफ्टर लोकसभा इलेक्शन होगा जो, वहाँ पे भी तभी फाइनल बजट का एक प्रेजेंटेशन होगा। तो 2 बजट ये टाइम इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हो गए वॉच आउट करने के लिए और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और मार्केट को भी इंपैक्ट करते हैं, वेदर सैलरीड हो, कॉर्पोरेट्स हो या HNI हो, टैक्स हो। होपफुली तो अच्छा बजट आएगा तो मार्केट्स में स्टेबिलिटी रहती है। और हर टाइम यही देखा है कि जब भी मेंटेन होता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं बजट में तो मार्केट स्टेबल रहता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बजट का असर देखने को मिलेगा अगले साल और लगातार रीटनॉ स्वदेश पे बजट पे सबसे बड़ी कवरेज भी देखेंगे। लेकिन अगले साल के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है फेड की पॉलिसी। इस साल हमने देखा कि फेड ने लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, उसका असर बाजार पे देखने को मिला। लेकिन साल खत्म होते होते फेड ने खुशखबरी दी, उसने कहा कि अगले साल हम ब्याज दरों में कटौती करेंगे और यही 2024 में एक बड़ा ट्रिगर होगा भारतीय बाजारों के लिए। न केवल भारतीय बाजारों के लिए बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। फेड की तरफ से ये कहा गया कि अगले साल जो है 3 बार ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है, यानी 0.25% के हिसाब से आप देखेंगे तो 0.75% की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है फेड ने कहा। और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में बाजारों को एक रिलीफ रैली के तौर पर माना जाएगा। फेड की ही क्यों बात करते हैं, हमारे आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें ना, क्योंकि नॉर्मली ट्रेंड जो फॉलो करते हैं वो आरबीआई का भी वही है। हमको भी अपना इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन करना है, हमको भी अपना रेट कट्स देखना है। तो यस, वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि ये टाइम भी मे भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि अब 2024 में फाइनली हम लोग भी रेट कट देख सकते हैं। मे भी देखेंगे तो ये अप्रैल जून वहाँ से शुरू होगा। पर यस, एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई भी अपना रेट करेंगे, वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट में कट होगी। तो यस, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। अभी तो देखें तो 2023 में सिर्फ एक ही बार जो हुआ था वो एक ही बार इंक्रीज हुआ था रेट 2023 में 0.25%, यह है रेपो रेट। तो यस, पॉसिबिलिटी है कि अभी तो स्टेबल रहा है काफ़ी टाइम से आरबीआई का रेट, तो यहाँ पे है पॉसिबल है कि अभी रेट कट्स वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जैसे फेड ने इंडिकेशन दिया है, मार्केट में रैली देखी थी हमने, वो सकते हैं कि अगले साल जो है कहीं ना कहीं भारतीय बाजार के लिए ट्रिगर होगा और होम लोन भी सस्ता होगा, होम लोन भी होगा तो सस्ता होगा। तो यस, पॉजिटिव ट्रिगर्स तो काफी है इसकी वजह से अगर रेट कट हो गए। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो हम निश्चित रूप से आरबीआई की पॉलिसी एक बड़े ट्रिगर के तौर पे अगले साल होता हुआ दिखेगा। एक और बड़ा ट्रिगर होगा अगले साल के लिए विनी मोतीवाला। जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार हमने बात की पॉलिसी की, तो ये अगले साल एक सेगमेंट होगा जिस पर सबकी नज़र होगी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के। लगातार भारत में ये कहा जा रहा है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है, सबसे इंटैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं तारीफ
के काबिल है। और माना जा रहा है कि अगले साल भी भारत जो है करीब 7% के लिहाज से ग्रोथ कर सकता है, जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें या डेवलप्ड मार्केट्स की बात करें, डेवलप्ड कंट्री की बात करिए, भारतीय बाजारों का प्रदर्शन, भारतीय इकोनॉमी का प्रदर्शन सबसे शानदार देखने को मिल रहा है। और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा। ये एक ट्रिगर है, पर इन्फ्लेशन, हमने काफ़ी फूड इन्फ्लेशन देखी थी ये टाइम, ओवरऑल इन्फ्लेशन थी मार्केट में। तो यस, एक्सपेक्टेड है कि अभी इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर से कम होते दिखेगी। सीपीआई अपना जो नंबर आता है, इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो नंबर्स, वो ट्रिगर्स कम होते दिखेंगे, रिड्यूस करते हुए दिखेंगे। और देखें तो एस्टिमेट जो है इन्फ्लेशन का FY25 के लिए 4% एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन जो नंबर आ जाएगा वो 4% के आसपास होगा। अभी FY24 का जो एस्टिमेट था वो 5.4% है, बट यस उसके आगे जाते हुए FY25 में सेकेंड क्वार्टर से हम लोग देखेंगे कि यस 4% के नंबर की तरफ मुड़ दिखेगा, कम होते दिखेगा इन्फ्लेशन। और ये श्योरली पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अगर महंगाई कम हो जाती है तो किसको अच्छा नहीं लगता है सब चीज। हमको वही चाहिए कि महंगाई कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो काफी बेटर हो जाता है। और इसकी वजह से एक पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो जाता है अगर इन्फ्लेशन कम होता है। और एक बड़ा ट्रिगर और होगा जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, वो है क्रूड। क्योंकि हम अपनी जरूरत का मोर देन 70% 80% क्रूड जो है इंपोर्ट करते हैं। ये माना जा रहा है कि अगले साल, इस साल तो हमने देखा क्रूड में बड़ी तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली। तो अगले साल जो बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा, और केवल न केवल 24 के लिए, 25 26 हर साल के लिए आप इसे बतौर ट्रिगर के तौर पे मान के चलिए कि क्रूड की जो चाल होगी उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। तो अगले साल के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पे क्रूड होगा। देखना होगा क्रूड नीचे 70 के नीचे जाता है या ऊपर 100 के ऊपर जाता है। 100 के ऊपर जाता है तो चिंता बढ़ती है, 70 के नीचे जाता है तो कह सकते हैं बाजार की बल्ले बल्ले है। बाजार की बल्ले बल्ले है, काफी सारे स्टॉक्स भी मूव होते हैं, हमने काफी बात की है तमाम स्टॉक्स हो चाहे, तो आई होप बल्ले बल्ले ही हो और वही खुशी होगी। पर दूसरा जो एक फैक्टर होता है स्टेट इलेक्शंस, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो असेंबली इलेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वो भी एक ट्रिगर हो जाता है स्टेट्स के लिए। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश में है स्टेट इलेक्शन, फिर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम। तो ये स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जो है ये 7 स्टेट्स में। वैसे विनी, आपको हमेशा जब भी लोग देखते हैं ना, नंबर्स, जीडीपी नंबर्स, आज आप इलेक्शंस की बात कर रही हैं। हाँ, चेंज हो गया थोड़ा, आज चेंज हो गया। नेक्स्ट ईयर का बड़ा सबसे ट्रिगर तो इंडिया के लिए इलेक्शंस ही देखेंगे। हमने इस बार भी देखा है कि इलेक्शन के बाद जब नतीजे आए उसके बाद बाजार में बहुत शानदार रैली देखने को मिली। और अगले साल जिन स्टेट्स में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, खासतौर पे उसमें महाराष्ट्र देखिए एक बड़ा कह सकते हैं कि स्टेट है। इसके अलावा वहाँ पे बीजेपी की अभी सरकार है, मुझे गठबंधन की सरकार चल रही है। इसके अलावा एक बड़ा ट्रिगर हरियाणा है, वहाँ बीजेपी की लगातार 2 बार से सरकार है। तो देखना होगा कैसे ये विधानसभा के नतीजे आते हैं और उसका कितना असर देखने को मिल सकता है। वैसे एक बड़ा ट्रिगर अगले साल के लिए और भी है, वो है आईपीओ। हमने देखा था इस साल आईपीओ बाजार में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला, कई सारे आईपीओ है। कह सकते हैं आईपीओ और रिटर्न के मामले में मोर देन 70-80% ऐसे आईपीओ थे जिन्होंने शानदार रिटर्न दिया। लेकिन अगले साल कुछ बड़े नोन कह सकते हैं कि मच अवेटेड नंबर आईपीओ आने वाले, जिसमें कि स्विगी है, ओला है, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बीएसई ऑलरेडी लिस्टेड है। इसकी बार बार चर्चा हुई है एनएससी की लिस्टिंग को लेकर, तो ये आईपीओ पे भी नज़र होगी। इसके अलावा कुछ और आईपीओ की बात करें तो जो है फैब इंडिया का आईपीओ आने वाला, ओयो का आईपीओ आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आईपीओ बाजार के लिहाज से अगला साल भी बेहद अहम रहने वाला है, बेहद अहम ही रहने वाला है। और आईपीओ की बात करते हुए तो कंटिन्यू करते हैं, ओला इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट काफ़ी बज़ हो रहा है, काफ़ी गवर्नमेंट पुश भी आ रहा है ईवी की तरफ से। और ओला इलेक्ट्रिक का एक आईपीओ वो भी है जो वॉच आउट कर रहा है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है ओला इलेक्ट्रिक का। वहाँ पे देखें तो ओला इलेक्ट्रिक एक्चुअली 5,500 करोड़ की रेस करने की बात कर रहा है आईपीओ में। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाला है इंडिया में, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होगी अराउंड 1,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, और लोन भी पे ऑफ कर लेंगे। तो ये एक बड़ा आईपीओ है, क्योंकि ये कल भी अगर बात देखें तो थोड़े टाइम पहले जब उन्होंने डीआरएचपी फाइल किया था तो तभी भी हमने देखा था कि उसकी वजह से मार्केट में जो 2 व्हीलर स्पेस है, जैसे हीरो मोटो, टीवीएस, वहाँ पे भी थोड़ी तेजी दिख गई, क्योंकि ये श्योरली दिख रहा है कि ये मूव हो रहा है ईवी की तरफ, 2 व्हीलर्स की तरफ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। और ये श्योरली एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स हो गए और पुश भी दिख रहा है कि फाइनली इंडिया में भी ये
तेजी दिखेगी ईवी सेगमेंट्स में, और ये उनकी पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओला की लिस्टिंग के बाद आईपीओ आता है तो फिर देखना पड़ेगा क्योंकि पूरे ईवी सेगमेंट की जिसकी बहुत चर्चा हो रही है वो री रेटिंग होने की पूरी तरह से संभावना है कि हो सकता है उसमें री रेटिंग देखने को मिले। और ऐसी भी संभावना है कि अगले साल जो है वो ईवी सेगमेंट में कई सारे बड़े लॉन्चेज होंगे, उसका असर भी देखने को मिल सकता है, खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बात करें। अगले साल के लिए अगर घरेलू ट्रिगर के अलावा एक और बड़ा ट्रिगर है, अगर भारत में, जिसकी मैंने पहले ट्रिगर की बात की, लोकसभा का चुनाव है तो अमेरिका चलते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो आते हैं उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है उसका असर दुनिया भर के बाज़ारों पे, दुनिया भर की इकोनॉमी पे देखने को मिलता है। अभी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है लेकिन अगले साल जो है कह सकते हैं कि कई राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रेस में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बात करें तो विवेक रामास्वामी हैं, एक भारतीय मूल के हैं, वो रेस में बताया जा रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक रेस में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। अब देखना पड़ेगा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन कंटिन्यू करते हैं या कोई और आता है, लेकिन सीधे तौर पे ये जो भी सरकार बनती है उसका असर भी नहीं अगले साल कहीं ना कहीं दुनिया भर के बाज़ारों पे देखने को मिलेगा, इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है। वो तो बराबर है, पर एक और जो इकोनॉमी इम्पैक्ट करती है इंडिया को या जिसके ट्रिगर्स होते हैं वो है चाइना। हम लोग चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी बात काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और वो पॉजिटिव ट्रिगर्स आए हुए हैं इंडिया में, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आया हुआ है इंडिया में। पर ये टाइम जो स्पेशल था कि 2023 में जो चाइना की इकोनॉमी की रिकवरी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी एक्सपेक्टेड थी पहले, और इसकी वजह से इंडिया को थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मिला था। अभी चाइना की जो स्ट्रैटेजी होगी वहाँ पे रीओपनिंग की, उनकी फर्दरमोर कैसे उनकी रिकवरी हो रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, इंडिया का ट्रिगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यस, चाइना प्लस की जो स्ट्रैटेजी है, चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करें, अगर चाइना की रिकवरी थोड़ी कम हो रही है, ट्रिगर है कि एक्सपेक्टेड है कि उनकी रिकवरी यस थोड़ी होगी, पर इंडिया का बेनिफिट कम नहीं होने वाला है। वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज ही होते रहेंगे, पर ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि चाइना की इकोनॉमी रिकवरी कहाँ पे कैसी होती है और उसका ट्रिगर आता है इंडिया के लिए। तो ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बन रही है। ये टाइम भी थोड़ा बेनिफिट हुआ था इंडिया को, आगे जाते हुए होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है 2024 के लिए। चाइना प्लस वन की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाइना प्लस वन में भारत का सीधे तौर पर फायदा होता हुआ दिखेगा और उम्मीद की जा रही है कि इस साल तो हमने देखा कि एफआईज ने कहीं ना कहीं अपना मूड खराब रखा भारतीय बाजारों को लेकर, वो दूर रहे विधानसभा चुनाव के बाद वो आए लेकिन बहुत अच्छे से नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि 2024 के चुनाव में 2024 में कहीं ना कहीं एफआईज की हो सकती है कि अच्छे से वापसी हो और वो भारतीय बाजारों पर ज़्यादा भरोसा करते हुए देखें, क्योंकि हमने अभी तक जिन ट्रिगर्स की बात की है, चाहे वो जीडीपी नंबर्स की बात हो, इन्फ्लेशन की बात हो, ब्याज दरों में कटौती की बात हो, ये तमाम ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों को मजबूती देंगे और भारतीय बाजारों में मजबूती देखने को मिलेगी जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। तो एफआईज को भारत से बेहतर विकल्प निवेश के लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, पर हमारे इन्वेस्टर्स तो पीछे नहीं रहे हैं, एसआईपीस तो हम लोग करते ही रहे हैं, रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहा है 2023 किसी ने सोचा ही नहीं था कि 16,000 करोड़ रुपए मंथली एसआईपी वो फिगर ही मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, इतना 16,000 करोड़, मतलब इन्वेस्टर्स सही तरह इन्वेस्ट भी करना जानते हैं। यस, मार्केट में बूम ट्रेड कर रहे हैं पर इन्वेस्ट भी सही तरह कर रहे हैं। वही दिख रहा है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं वो भी फोकस कर रहे हैं एसआईपी पे, और इसीलिए 2023 में जो नंबर्स देख रहे हैं वो भी है। नवंबर का नंबर ही देखें तो नवंबर 2023 में 17,000 करोड़ पे पहुंचा हुआ है ये नंबर, तो काफ़ी बूम दिख रही है एसआईपी में। एक्सपेक्टेड है कि यही लगातार बढ़ते रहेगा ये नंबर आगे जाते हुए। यस, 2023 में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड था कि काफ़ी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स थे वो स्मॉल कैप मिड कैप फंड में थे, पर अभी वो ट्रेंड है कि लार्ज कैप की तरफ भी दिख रहे हैं। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल बढ़ रहा है, ये ट्रेंड चलते रहा है। तो यस, इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स करते रहे सही इन्वेस्टमेंट, और यही एक्सपेक्टेड है कि एसआईपी का नंबर और भी बढ़ते रहेगा 2024 में। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। तो सीधे तौर पे विनी ने एसआईपी की बात की और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 16,000 या 17,000 करोड़ नवंबर में एसआईपी होते हुए दिखे, तो भारतीय लोगों का निवेश के प्रति कहीं ना कहीं रुझान बढ़ता हुआ जा रहा है और ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे है। हालांकि एक चिंता की बात, अब तक हमने अच्छी बातें की हैं, एक चिंता की बात जो निकल के आ रही है 2024 के लिए,
भारत के लिए नहीं, घबराने की बात नहीं, ये है दुनिया भर के लिए, खासतौर पे अमेरिका और यूरोप के लिए, यूरोजोन के लिए, जहां मंदी की आशंका थोड़ी जताई जा रही है। माना जा रहा है कि वहां पे मंदी आ सकती है, हालांकि मंदी बहुत बड़ी नहीं होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन एक मंदी की आशंका जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये मंदी आती है तो इसका असर उन तमाम कंट्रियों पे होगा जो वहाँ अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, खासतौर पे भारतीय कंपनियों पे भी कुछ हद तक उसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है, क्योंकि ग्लोबल के जो कमेंटेटर्स हैं, मार्केट कमेंटेटर्स, उनका भी यही मानना है कि अभी तक जो हुआ है, एक्सपेक्टेड था कि ये साल में ही आएगा, मे बी रिसेशन यूएस में, पर आया नहीं था। पर वो बोल रहे कि ये साल नहीं हुआ, पर नेक्स्ट साल कम, पर जैसे आपने बताया, पर आएगा तो सही, थोड़ा इम्पैक्ट होगा। पर यस, ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क जैसा हो जाता है, फैक्टर है कि जो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, पर यूएस और हमारे लिए नहीं है इतना, थोड़ी इम्पैक्ट होगी। बट ये ग्लोबल कमेंटेटर्स की भी मानने की है कि होगा वहाँ पे भी थोड़ा असर देखने को मिलेगा। पर दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट है और चेंज आ रहा है, काफी चेंज आ रहा है, वो तो एआई का है। लग रहा है हमारी जॉब भी खाने वाला है। अभी तो एआई एंकर भी बन चुके हैं। होप ना हो एआई एंकर ना आ जाए। हालांकि असर देखने को मिल रहा है, असर देखने को, चेंजेस कितने बढ़ रहे हैं, काम काफी इजी हो रहा है लोगों का। तो एआई एक बड़ा चेंज जो आया हुआ है यहाँ पे, दुनिया में काफी फोकस हो रहा है एआई का। तो ये एआई की एक बात करें तो एआई में काफी इम्पैक्ट है, एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर एआई में भी इन्वेस्टमेंट्स दिखेगी। इंडिया में भी काफ़ी सारी नई स्टार्टअप्स आई हुई है जो भी फोकस कर रहे हैं एआई के लिए, और पॉलिसीज आ रही है एआई के लिए, चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ रिस्क भी आता है, तो पॉलिसीज चाहिए कि हाँ सब सही तरह से चले, तो पॉलिसी चेंजेस आए, ज़्यादा रूल रेगुलेशंस बनेंगे तो एआई का सही यूज़ हो जाए। एआई में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं अभी, और ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट और ट्रिगर होगा नेक्स्ट साल के लिए। काफ़ी सारी कंपनीज जो एआई की तरफ फोकस कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होगा, कहाँ पे वहाँ की उनकी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एआई का ट्रिगर कैसे बढ़ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, पॉलिसीज कैसे आ रही है, और कौन सी कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट तो श्योरली मिलने वाला है, काम इजी हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है एआई का। बिल्कुल, और ये एक असर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, और अगले साल हो सकता है कि और इसमें डेवलपमेंट देखने को मिले और भी ज़्यादा असर देखने को मिले। लेकिन एक घरेलू ट्रिगर है जिसका अगले साल कह सकते हैं कि पूरे साल असर देखने को मिलेगा भी नहीं, वो है तिमाही नतीजा। हर 4-3 महीने के बाद नतीजे आते हैं, उसका असर कहीं ना कहीं उन तमाम शेयरों पे, सेक्टर्स पे देखने को मिलता है। 2023 में हमने देखा कि जब आईटी के नंबर्स खराब आए तो तमाम आईटी सेक्टर पर असर देखने को मिला। बैंकों के नंबर्स अच्छे आए तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अगले साल आईटी कंपनियों के लिए बेहतर रह सकता है तिमाही नतीजों के हिसाब के लिहाज से बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स का भी प्रदर्शन हो सकता है अगले साल बेहतर देखने को मिले। कमों में से ये माना जा रहा है कि अगले साल तिमाही नतीजे बेहतर देखने को मिलेंगे, बेहतर देखने को मिलेंगे। पर एक फैक्टर जो मैं क्लोजली ट्रैक करती हूँ कि कंजम्पशन करते हुए, क्योंकि वो है कंजम्पशन में अभी तक हमने रूरल की जो रिकवरी देखी है वो नहीं हुई, पर वो है कि एक्सपेक्टेड है कि वो भी रिकवर हो जाएंगे। तो जो रूरल की रिकवरी अभी तक नहीं दिखी थी, वो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट साल से वो भी इंप्रूव होगी। तो वहां पे भी जो कंजम्पशन की अभी तक वॉल्यूम ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, वो भी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट साल में वो भी पॉजिटिव तरफ मूव ही होगी। मार्जिन इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, अगर इन्फ्लेशन कम होते गया तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हमने ऑलरेडी देखी है। ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन दोनों की बात करें, वो इंप्रूवमेंट होते ही रहा है। तो यस, वो एक्सपेक्टेड है कि इवन कंजम्पशन में वो इंप्रूवमेंट होगी, मार्जिन्स की, वॉल्यूम ग्रोथ की इंप्रूवमेंट। सवाल इसमें ये भी है कि चूंकि अंतरिम बजट की आपने बात की एक बताओ ट्रिगर के तौर पे, ये माना जा रहा है कि इस बार अंतरिम बजट में जो भी इंटरिम बजट आएंगे उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है ग्रामीण इलाकों में फोकस बढ़ा सकती है, अपना खर्च बढ़ा सकती है। माना तो ये भी जा रहा है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में या किसान समृद्धि जैसी योजनाओं में भी सरकार अपना खर्च बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत पे खर्च बढ़ेगा, उसका भी असर पूरी तरह से कंजम्पशन स्टोरी पे होगा, पूरी तरह से होगा, क्योंकि वहां पे स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है, उनके पास ज्यादा पैसा बन जाता है हाथ में, और वहां पे स्पेंडिंग होती है कि तुम फिर ही खर्च कर पाओगे अगर तुम्हारे हाथ में पैसा रहा तो ही। तो इसीलिए वो जो योजनाओं पे फोकस करेंगे, ग्रामीण योजनाओं पे फोकस करेंगे, वही मेन रीजन होगा कि रूरल ग्रोथ की वजह से भी फोकस होगा। और वहां पे काफी एफएमसीजी स्पेसिफिकली कंपनीज की बात करें तो उनका पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा 30-40% अप्रॉक्सीमेटली देखे तो ज़्यादा कंपनी उसका रूरल ग्रोथ से ही आता है, रूरल एरियाज में उनका फोकस होता है। अगला ट्रिगर पीएलआई स्कीम।
PLI स्कीम भी है, तो वो तो श्योरली एक बड़ा ट्रिगर है। वहाँ पे भी बात करें तो क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि जैसे PLI स्कीम्स आई हुई थी ये EMS कंपनीज के लिए, ACs के लिए, वहाँ पे कितनी सारी कंपनीज ने ऑलरेडी बेनिफिट देखा है। IT हार्डवेयर का जो रिसेंट आया था, रिसेंट टाइम में जो 2.0 आया था वो, तो वहाँ पे भी वर्जन, तो ये PLI स्कीम ने काफी सपोर्ट किया हुआ है डोमेस्टिक कंपनीज को। उसकी वजह से काफी फॉरेन कंपनीज की उनको ऑर्डर्स भी मिले हुआ है, और ये सपोर्ट की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रहा है PLI स्कीम की वजह से अपना, वो काफ़ी बेनिफिट है, वो एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है। और PLI स्कीम एग्री केमिकल सेक्टर में भी एक्सपेक्टेड है, शिपिंग कंटेनर सेगमेंट में भी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट साल। तो ये सेक्टर्स और ये जो कंपनीज होगी वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि ये फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि हमने जैसे देखा है कि ये बात करें जैसे डिक्सन टेक, एम्बर, सिरमा, केन्स, इन सब के रिसेंट टाइम्स में आए थे IPO केन्स, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है क्योंकि इनकी वजह से काफी सपोर्ट मिलता है, और ये सब कंपनीज भी सपोर्ट होगी, एग्री केमिकल या शिपिंग कंटेनर की कंपनीज। ट्रिगर्स बता रहे, साथ साथ स्टॉक्स भी बता रहे पर यस, ये पॉजिटिव ट्रिगर्स काफी बनता है, बन जाता है उनके लिए। ट्रिगर्स और है अगले साल के जिस पे सबको नजर होनी चाहिए, और कहते हैं कि हर साल नजर होती है, मतलब जो भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, और आपके लिए तो ये ट्रिगर्स बड़ा है। जिस सेक्टर को आप कैटर करती है कंजम्पशन स्टोरी, वो है मानसून। मानसून की चाल कहीं ना कहीं कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बाजार की दशा और दिशा तय करता है, और इसलिए कहते हैं कि भारतीय खेती जो है मानसून का जुआ है, यहाँ तक कहते हैं। माना जा रहा है कि इस साल अल नीनो का जो असर था वो देखने को मिला, ये अगले साल फरवरी तक देखने को मिलेगा, उसके बाद अल नीनो का असर खत्म हो जाएगा, यानी कि अगले साल मानसून बेहतर रहने की संभावना है, और इसका असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजार के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे होगा। बिल्कुल, मॉनसून जैसे आपने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है कंजम्पशन के लिए, और ये एक फैक्टर जो हम वॉच आउट करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पर दूसरा जो एक ट्रिगर हम ध्यान रखेंगे वो है डाइवेस्टमेंट का, क्योंकि हर साल डाइवेस्टमेंट नंबर आता है। हम लोग देख लेते हैं जो मार्केट के जो स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे वो होता है वहाँ पे रैली दिख जाती है, पर फिर नहीं होता है वो टारगेट, अगर नहीं मैच होता है तो वहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो ये डाइवेस्टमेंट की जो बात चलती है वो इम्पॉर्टेंट एक ट्रिगर हो जाता है। गवर्नमेंट देख रहे हैं कि मे बी वो टारगेट FY25 के लिए ये टाइम थोड़ा कम ही सेट करेंगे, क्योंकि जो अचीवेबल टारगेट हो जाए वही होता है। हर टाइम हायर टारगेट होता है, नहीं अचीव होता है, फिर हम लोग देख लेते हैं कि इम्पैक्ट हो जाता है मार्केट पे। तो ये टाइम का टारगेट और स्पेशली डाइवेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है IDBI बैंक में, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और NMDC स्टील, इन सब की बात अभी चल रही है। तो ये डाइवेस्टमेंट के जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन स्पेसिफिक कंपनीज के लिए तो ऑब्वियसली ट्रिगर बन जाते हैं, पर ओवरऑल मार्केट के लिए भी ये सेंटिमेंट दिखता है, गवर्नमेंट बिकॉज ये बात करती है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन जाता है। 2024 में ये 3 कंपनियां तो स्पेसिफिकली जो ऑलरेडी बात चल रही है इनकी और डाइवेस्टमेंट की बात की, विनिवेश अगर बड़ा